सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग की जांच कर रही एजेंसीज ने सनसनीखेज खुलासा किया। एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बैठकर अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहा है। उसके नेटवर्क इतने स्ट्रांग कि वो न सिर्फ जेल से अपना आतंक का कारोबार चला रहा है बल्कि गैंग की जरूरतों के लिए हथियार तक खरीद रहा है। इन हथियार खरीदी के लिए वो बाकायदा कंपनियों की तरह वर्चुअल टेंडर निकालता है। उसके बाद हथियार सप्लाई करने वाले गैंग अपनी अपनी कीमत बताकर टेंडर में बोली लगाते हैं। इन हथियारों के टेंडर में उत्तर भारत के कई गैंग शामिल हैं और आखिरकार सबसे कम टेंडर देने वाले लॉरेंस गैंग हथियारों की सप्लाई का ठेका देता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिगाना जैसी 8 से 10 लाख रुपए की कीमत वाले पिस्तौल का भी टेंडर निकाला जाता है। ताजा जानकारी यह भी है कि लॉरेंस गैंग फिलहाल झारखंड के साहू गैंग से हथियारों की पूरी खरीद का धंधा कर रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन लगातार खुलता जा रहा है। कैसे साबरमती जेल के अंदर बैठ करके लॉरेंस बिश्नोई अपने पूरे रैकेट को चला रहा है। और सबसे खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ अपने गुर्गों से अपने लिए हुई फिरौतियों का अंजाम दिलवा रहा है बल्कि साथ ही साथ हथियार खरीदी के लिए टेंडर की पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। फरमाइश रखी जाती है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि कौन से हथियार खरीदने हैं। हथियार सप्लाई करने वाले गैंग परोक्ष रूप से टेंडर भरते हैं और फिर उस टेंडर का अलॉटमेंट होता है। तो ये 4 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आपको समझना यह जरूरी है कि आखिरकार कैसे लॉरेंस अपनी गैंग के हथियारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा टेंडर निकालता है। तो जरा पूरी प्रक्रिया आप समझिए। गैंग के लिए हथियारों का टेंडर निकलता है, जेल से लॉरेंस हथियारों का टेंडर निकालता है। PS-30 पिस्तौल से लेकर के जिगाना पिस्तौल तक, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है, उनकी डिमांड रहती है। एक पिस्तौल 10-10 लाख रुपए की खरीदी जाती है। लॉरेंस के गुर्गे दूसरी जेलों में बंद जो ग्रुप हैं उनसे संपर्क करते हैं। हथियार सप्लाई करने वाले गैंग बोली लगाते हैं और सबसे कम बोली लगाने वाले गैंग को पूरा टेंडर अलॉट किया जाता है। लॉरेंस के गुर्गों की सबसे अहम भूमिका होती है और अभी तक जानकारी ये कि झारखंड का एक गैंग है अमन साहू गैंग। ये अमन साहू गैंग लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को फिलहाल हथियार सप्लाई कर रहा है। हमारे सहयोगी अनुज बिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं मुंबई से। अनुज, सबसे पहले बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई के इस पूरे रैकेट के बारे में, पूरे मोडस ऑपरेंडी के बारे में क्या क्या जानकारी फिलहाल सामने है? जी देखिए, जांच एजेंसियों को जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो लगातार एक्टिव हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग जेलों में उसके गुर्गे बंद हैं वो भी लगातार एक्टिव हैं और जो डिमांड आती है खासतौर पे हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए बाकायदा वर्चुअल टेंडर निकाले जाते हैं। यानी जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं जो कि देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं, वो बाकायदा हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले जो तस्कर हैं हथियारों के खासतौर पर, उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी डिमांड बताते हैं। जो सबसे कम कीमत देता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं। इस तरीके से एक कहा जा सकता है कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो इस समय पूरी तरीके से काम कर रहा है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद हो लेकिन अगर देखा जाए तो अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में बैठकर लगातार न सिर्फ शूटर्स को रिक्रूट करते हैं बल्कि उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाते हैं, वही गोल्डी बराड़ जो है वो पूरी तरीके से विदेशी नेटवर्क को संभालता है। यानी साफ तौर पे एक तरीके से कॉर्पोरेट की तरह ये गैंग जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जांच एजेंसियों को ये बात पता चली है कि किस तरीके से ये हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए खासतौर पर PS-30 जैसे हथियार जिसकी कीमत 8 से 10 लाख है, जिगाना पिस्टल जो काफी महंगी पिस्टल मानी जाती है, ऐसे हथियारों को वो खरीदते हैं और उसके बाद अपने उगाही के धंधे को, एक्सटॉर्शन के धंधे को चलाते हैं। अंदर रहते हुए पूरा नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये बड़ा सवाल है। अनुज, वापस लौटूंगा। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पड़ताल करते हुए हमें पता चला कि कोई आम अपराधियों का गैंग नहीं बल्कि प्रोफेशनल क्राइम कंपनी है जहां पर कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह हर काम की अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग शख्स को डिपार्टमेंट वाइज दी जाती है। यानी मर्डर से लेकर के वसूली तक हर काम अलग अलग टीम को डिप्लॉय किया जाता है। अलग अलग गुर्गों के पास होगी। हथियार सप्लाई कौन करेगा, शूटर्स का इंतजाम कौन करेगा, टारगेट की रेकी कौन करेगा,
धमकी लेने के लिए फोन कौन करेगा, ये तमाम चीजें अलग अलग गुर्गों को उनकी काबिलियत देख करके वो दिया जाता है। मीडिया में कैसे जिम्मेदारी ली जाएगी, इसका भी गैंग में डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। अब ये रैकेट कैसे काम करता है बताऊं आपको। लॉरेंस भले ही खुद साबरमती जेल में बंद है, लेकिन गैंग को पूरे प्रोफेशनल तरीके से एक कंपनी की तरह चलाने का प्लान बनाया और हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारी है। गैंग में सबका काम डिपार्टमेंट की तरह बांट दिया गया। आप देखते हैं कि कंपनी में एक डिपार्टमेंट अलग होता है, दूसरा डिपार्टमेंट काम अलग होता है, वैसे ही इस गैंग के अंदर भी शूटर्स का डिपार्टमेंट अलग है, जिसमें कि रोहित गोदारा शामिल है, अनमोल बिश्नोई शामिल है। ये दोनों लोग शूटर्स का गैंग संभालते हैं। अनमोल विदेशों में बैठा है और वहीं रोहित गोदारा को शूटर्स और टारगेट वो बताता है, क्योंकि काला जठेड़ी गैंग के पास एक्सटॉर्शन की जिम्मेदारी है, वो वसूली करता है और यही गैंग का सबसे बड़ा धंधा है। इसके लिए गोल्डी बराड़ विदेशी नेटवर्क संभालता है और विदेश में किस टारगेट को कैसे निपटाना है, ये पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ की होती है। इस गैंग के करीब 1000 शूटर्स एक्टिव हैं जो सिर्फ ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ऑर्डर मिलता है और वो टारगेट का शिकार करते हैं। हमारे साथ अनुज लगातार बने हैं। अनुज, जरा बताइए कि ये पूरा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कैसे होता है इस गैंग का? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए जेल के अंदर बैठते हुए ये बात छिपी नहीं है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के जरिए इनकी बाकायदा जो है वो बात भी होती रहती है। साथ ही साथ सबसे गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई जो कि विदेशों में बैठे हैं, वो लगातार पूरे गैंग को संभालने का काम करते हैं और जैसे किसी चीज की डिमांड आती है उसको पूरा किया जाता है। बताया ये जा रहा है करीब 1000 के आसपास शूटर्स जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, जो समय पड़ने पर एक्टिव हो जाते हैं। बाकायदा अगर किसी टारगेट को अंजाम देना है तो उसके लिए अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा जो हैं उसे न सिर्फ शूटर्स को रिक्रूट करते हैं बल्कि उनको लॉजिस्टिक किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो संभालते हैं। वहीं गोल्डी बराड़ जो है वो विदेश में बैठकर सारी चीजों पर अपनी नजरें टिकाए रहता है। उसके बाद किसी को भी किसी वारदात को अंजाम देने के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर इनका एक पोस्ट आता है जिसमें साफ तौर पे ये उस वारदात की जिम्मेदारी लेते हैं। निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है ये तमाम चीजें अपने एक्सटॉर्शन के नेटवर्क को चलाने के लिए ये लोग जो हैं वो करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज आपका। मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर है, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता हासिल हुई। क्राइम ब्रांच ने ताप्ती नदी से दूसरी पिस्तौल बरामद कर ली। एक पिस्तौल पहले बरामद की जा चुकी है और इन दोनों पिस्तौल का इस्तेमाल सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए हुआ था और अपराधियों ने बाद में ताप्ती नदी में फेंक दिया था। इसके साथ ही नदी से 3 मैगजीन बरामद हुई और 13 राउंड कारतूस भी बरामद हुए हैं। हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने। राकेश, क्या और अपडेट आ रही है? ये जो बरामदगी हुई है ये उन्हीं आरोपियों के शूटर्स की निशानदेही पर है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें और रिकवरी हुई है और रिकवरी अब कंप्लीट हो चुकी है। कुल मिलाकर के जो है 4 मैगजीन और 17 लाइव जो बुलेट्स है राउंड्स वो रिकवर हो चुकी है। 2 जो पिस्टल है वो रिकवर की जा चुकी है। जैसे कि हम बताए थे कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से गैंग चलाता है, लेकिन यहाँ पर अब इस बार जो है उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसने सलमान खान के जिस बांद्रा स्थित घर पर जब उसने अटैक किया वो इलाका मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 के अंदर में आता है, जहां पर दया नायक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप बैठा हुआ है। और अब जो है वो कैसे इस मामले में, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है इस पूरे मामले का, उसने कई सारे जो अलग अलग शूटर्स हैं, अलग अलग कंपनी के जो गैंगस्टर्स हैं उनका शटर डाउन किया है। और अब लॉरेंस बिश्नोई का भी जो खात्मा किस तरीके से होगा वो देखने वाली बात होगी। खासतौर से अब जो जानकारी मिली है मुंबई पुलिस से हमें, उसके मुताबिक मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में मकोका की धागा जो है जोड़ने वाली है। एक बार जब मकोका की धागा जोड़ी जाएगी उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से उसकी कस्टडी ली जाएगी मुंबई में, और उसके बाद मुंबई में उसको दया नायक के इंट्रोगेशन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जितनी जो रैकेट चल गए, जितनी कंपनियां चल गई, जितनी जो मोडस ऑपरेंडी है, सब जो है वो धागाशाही हो सकती है और ये देखने वाली बात होगी। और यही सबसे बड़ी उसकी चूक हो गई कि उसने मुंबई में सीधे बांद्रा इलाके में जो सलमान के ऊपर जो निशाना साधने की जो प्लानिंग बनाई, कहीं ना कहीं ये उसके लिए जो एक आखिरी दाव साबित हो सकता है। मैं राकेश वापस लौटूं, लेकिन लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले की। आज अब जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी राकेश लगातार जानकारी दे रहे थे। और खबर यह भी है जो राकेश ने जानकारी दी कि मकोका लगाने की तैयारी है। मकोका लगने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा और
यह भी पता चला कि शूटर्स के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हुए थे और बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लेकिन राकेश बताइए जरा कि जो पैसे ट्रांजैक्शन की जो ट्रेल है वो उसके बारे में क्या क्या जानकारी फिलहाल सामने है? कि किसी भी गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए कई सारे जो सबूत है वो चाहिए होते हैं वाटर टाइट केस बनाने के लिए। यहाँ पर जो हथियार है वो बरामद हो चुका है, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फाइनेंशियल जो फंडिंग के जो पूरे तार है वो भी अब जो सामने आ चुके हैं, किस अकाउंट से कैसे पैसे मिलेंगे वो भी मिला है। अब मकोका केस के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई जब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने बैठा होगा तब जो है कहीं ना कहीं उसकी आप कह सकते हैं कि हालत जो है वो पतली हो सकती है। और उसके बाद मकोका में जब वो जेल के अंदर जाएगा तब वहां पर उसके सारे जो पैतरे हैं, चाहे वो सिम कार्ड एक्सेस करना, अंदर से गैंग चलाना, ये तमाम पैतरे बंद हो सकते हैं। ऐसे में ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का खात्मे की तरफ ये मामला बढ़ सकता है। और ये जानकारी जो फिलहाल मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिल रही है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी। मैं राकेश वापस लौटूं हमारे सहयोगी अनुज लगातार बने हुए। अनुज, ये बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर साबरमती जेल से मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस को लेकर के जाया जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उसकी पूछताछ में बाकी खुलासे होंगे बल्कि साबरमती जेल में पूरा जो नेक्सस सेट था वो भी हिल जाएगा। जी निश्चित तौर पर लॉरेंस को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने ये बात कहा था कि उसे ज्यादा समय तक एक जेल में न रखा जाए, नहीं तो कहीं न कहीं उसका नेटवर्क जो है वो उस जेल में डेवलप हो जाता है। हालांकि साबरमती जेल में से मुंबई ले जाना एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी इसकी संभावना जो है वो थोड़ी कम इसलिए नजर आती है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सुरक्षा कारणों की वजह से उसे कुछ समय तक साबरमती जेल में रुकने की परमिशन जो है वो मिली थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अभी दिल्ली पुलिस को भी कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है। वहीं सलमान खान के मामले में जिस तरीके से हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि कहीं न कहीं मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो पूछताछ करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर उसको लॉरेंस को एक जेल से दूसरे जेल ले जाने के लिए भी एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि लॉरेंस के कई सारे दुश्मन गैंग ऐसे हैं जो लगातार इस अनुज, मैं वापस लौटूं आपके पास। अनुज और राकेश बहरहाल शुक्रिया आपका, वापस लौटेंगे आपके